हेलो एवरीवन। ओके, सो आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। ओके, सो इससे पहले हमने मल्टीपल एलील्स, प्लियोट्रोपिज्म, ओके, इसके बारे में पढ़ा था। तो जेनेटिक्स का पार्ट जो था वो वहां तक था। ओके, अब हम क्रोमोसोमल बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस के बारे में देखेंगे, क्रोमोसोम्स के बारे में सब कुछ। सो उससे पहले हम आज स्टार्ट करने वाले हैं कि क्रोमोसोमल थ्योरी क्या होती है, वो किसने दी। ओके, यहाँ पे आपको दो इमेजेस दिख रहे हैं। ओके, ये क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर आप देख सकते हो। ओके, ये जो है वो सुटेन एंड बॉबरी है, ओके, जिन्होंने क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस दी है। ओके, तो आज हम इस चैप्टर में वही देखने वाले हैं। ओके, सो स्टार्ट करते हैं। क्रोमोसोमल बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। ओके, सो इनहेरिटेंस जो है वो क्रोमोसोमल बेसिस पे कैसे है। ओके, ऐसे हम क्रोमोसोमल बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस क्यों कहते हैं। ओके, सो यहाँ पे कुछ दो इमेजेस आप देख रहे हो, ये है और ये एक है। ओके, सो इस फर्स्ट इमेज में आप देख रहे हो कि one is a prokaryotic cell and another one is a eukaryotic cell। अगर ये हम eukaryotic cell more precisely कहे तो ये है एनिमल सेल। ओके, सो ये जो है वो एनिमल सेल है। ओके, और ये है बैक्टीरियल सेल, प्रोकैरियोटिक सेल। ओके, एंड ये जो डायग्राम है, दिस इज द डायग्राम ऑफ क्रोमोसोम। ओके, सो ये क्रोमोसोम है। ओके, सो इसको जब हम खींचते हैं, ओके, सो उसके बाद हमें कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर्स देखने को मिलता है। ओके, व्हिच इज कॉल्ड एज सोलेनॉइड फाइबर्स। ओके, देन और हम उसको और अनडील करते हैं या अनकॉइल कर देते हैं तो उससे हमें क्रोमैटिन फाइबर्स देखने को मिलेंगे। क्रोमैटिन फाइबर्स, जो क्रोमैटिन फाइबर्स में हमें स्ट्रक्चर्स देखने को मिलेगा, दैट इज द न्यूक्लियोसोम। ओके, सो इस न्यूक्लियोसोम में बेसिकली होता क्या है, तो डीएनए प्लस एक स्पेशलाइज्ड प्रोटीन होता है जिसे हम बोलते हैं हिस्टोन प्रोटीन्स। ओके, सो ये हिस्टोन प्रोटीन्स के सराउंडिंग में डीएनए क्या किया जाता है, रैप किया जाता है। ओके, सो उस स्ट्रक्चर को बेसिकली हम क्या कहेंगे, न्यूक्लियोसोम। सो दिस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज न्यूक्लियोसोम। हम अगर और अनकॉइल करें उस स्ट्रक्चर को तो हमें कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा, दैट इज द डीएनए। ओके, कि डीएनए हमें देखने को मिलेगा और ये प्रोटीन जो है हिस्टोन प्रोटीन वो सेपरेट हो जाएंगे। ये इमेज यहाँ पे इसलिए रखी है कि हम बोलते हैं कि जीन्स आर प्रेजेंट ऑन डीएनए। हम बोलते हैं कि द सेगमेंट ऑफ डीएनए इज कॉल्ड एज अ जीन। ओके, तो हम बोलते हैं कि जीन्स आर आल्सो प्रेजेंट ऑन द क्रोमोसोम। सो जीन और क्रोमोसोम का क्या रिलेशन है जी, क्योंकि क्रोमोसोम जो है वो क्रोमोसोम डीएनए से ही बना हुआ है। क्रोमोसोम डीएनए से ही बना है, मतलब डीएनए जो है वो हिस्टोन प्रोटीन के साथ बाइंड हो जाएगा, न्यूक्लियोसोम फॉर्म करेगा और वो कंडेंस्ड होते जाएंगे, फिर क्रोमैटिन, फिर और कंडेंस हो जाएंगे, सोलेनॉइड फाइबर और कंडेंस हो जाएंगे और एक क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर लेंगे। ओके, सो हमने कहा कि यहाँ पे इस पर्टिकुलर रीजन पे एक जीन है। ओके, सो वही जीन हमें यहाँ पे देखने को मिलेगा। सो जीन पे, क्रोमोसोम पे भी वही है। ओके, तो डीएनए में, क्रोमोसोम में कॉम्पोजिशन ही होता है प्रोटीन्स, डीएनए एंड सम RNAs are also present. Okay, so इससे हम क्या कहते हैं कि क्रोमोसोम फॉर्म होता है। तो see, as we know, the living organism made up of cells. Okay, so ये नीचे के जो इमेजेस है दिखाने का वही मीनिंग है कि कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म, या तो वो प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म हो या तो वो यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म हो, वो सारे के सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म किससे बने हैं, सेल से बने हैं। किससे बने हैं, सेल से बने। इसलिए हम सेल को क्या कहते हैं, सेल इज अ स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द लाइफ ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म। ठीक है, देन सेल जो होगी वो मे भी प्रोकैरियोटिक हो सकती है या तो यूकैरियोटिक हो सकती है। ओके,
सेल या तो प्रोकैरियोटिक हो सकती है या तो यूकैरियोटिक। सो प्रोकैरियोटिक, सो प्रिमिटिव, कार्योन का मीनिंग हो गया न्यूक्लियस, ओके, सो दे हैव द प्रिमिटिव न्यूक्लियस, एंड यूकैरियोटिक का मीनिंग हो गया यू का मीनिंग होगा ट्रू, और कार्योन का मीनिंग हो गया न्यूक्लियस, ओके, सो ट्रू न्यूक्लियस इज प्रेजेंट। So, cell with nucleus, that is eukaryotic, shows typical chromosome, and cell without nucleus जैसे कि हमें प्रोकैरियोटिक। ओके, तो प्रोकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियस जो है वो वेल डेवलप्ड नहीं होता। ओके, सो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन या ऐसा कुछ नहीं होता, सो न्यूक्लियस एब्सेंट होता है उसमें, हम कहते हैं। बट न्यूक्लियस इज वेल डिफाइंड एंड वेल ऑर्गेनाइज्ड इन यूकैरियोटिक सेल। ओके, सो यूकैरियोटिक न्यूक्लियस में जो क्रोमोसोम होते हैं वो कुछ टिपिकल क्रोमोसोम्स हमें देखने को मिल जाते हैं। बट इन केस ऑफ द प्रोकैरियोटिक सेल, irregular folded of genetic material we can observe. Okay, so आप यहाँ पे देख सकते हो, so this is the irregularly folded mass of a genetic material। और genetic material क्या है इसमें? genetic material DNA ही है। तो उस स्ट्रक्चर को हम क्या कहेंगे? न्यूक्लियोइड। उसे हम न्यूक्लियोइड कहेंगे, न्यूक्लियस नहीं कहेंगे, न्यूक्लियोइड। ओके, सो विदाउट न्यूक्लियस प्रोकैरियोटिक सेल में हमें कुछ इरेगुलरली फोल्डेड मास साइटोप्लाज्म में ही देखने को मिलेंगे, जेनेटिक मटेरियल बैक्टीरिया का, जिसे हम कहेंगे न्यूक्लियोइड। ओके, सो प्रोकैरियोटिक क्रोमोसोम इज अ सिंगल एंड मेड अप ऑफ सर्कुलर डीएनए। एक ही क्रोमोसोम प्रेजेंट है, देखिए prokaryotic cell में only a single chromosome is present, and that single chromosome is made up of circular DNA। okay, DNA कैसा है? circular format में। okay, so कुछ इस तरह के circular format में DNA प्रेजेंट रहेगा। और अगर हम यूकैरियोटिक की बात करें तो यूकैरियोटिक सेल में क्रोमोसोम जो होंगे वो डिपेंड्स करेंगे ऑन द स्पीसीज। ओके, स्पीसीज के ऊपर कि कितने क्रोमोसोम्स है उनमें। ओके, और वो जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो बनेंगे लीनियर डीएनए। सो डीएनए जो होगा वो लीनियर मैनर में प्रेजेंट रहेगा, तो इसे हम कहेंगे लीनियर डीएनए। ओके, सो प्रोकैरियोटिक सेल में हमें क्या पता चला कि प्रोकैरियोटिक सेल में डीएनए कैसा रहेगा? सर्कुलर। तो यूकैरियोटिक में रहेगा वो लीनियर फॉर्मेट में। ठीक है, सो in case of the prokaryotic cell, the additional circular DNA is also found। okay, प्रोकैरियोटिक सेल में एडिशनल डीएनए भी हमें देखने को मिलता है, उसे हम कहते हैं प्लाज्मिड। उसे हम क्या बोलेंगे? प्लाज्मिड। सो ये जो प्लाज्मिड है, ये प्लाज्मिड होता है सेल्फ रेप्लिकेटिंग। ओके, जिसे हम एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए भी कहते हैं। ओके, सो प्लाज्मिड इज नथिंग बट द एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए, ओके, व्हिच आर सेल्फ रेप्लिकेटिंग। और प्लाज्मिड के बहुत सारे एडवांटेजेस है, जेनेटिक इंजीनियरिंग में हम इसे पढ़ेंगे। ओके, कि प्लाज्मिड के बहुत सारे एडवांटेजेस या एप्लीकेशंस हम कह सकते हैं, बहुत सारे एप्लीकेशंस हैं। ओके, सो ये हो गया। तो अब हम देखते हैं क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। ओके, सो जो क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस है वो दी थी दो साइंटिस्ट ने, सुटॉन एंड बोवी, इन 1902-1903 में। ओके, सो ये थ्योरी जो थी उनकी, वो क्या स्टेट करती थी कि जीन्स आर लोकेटेड ऑन स्पेसिफिक लोकाई ऑन द क्रोमोसोम। सो जीन्स जो होंगे वो क्रोमोसोम पे एक स्पेसिफिक लोकाई पे, लोकाई या लोकस को हम क्या बोलते हैं? एग्जैक्ट पोजीशन ऑफ जीन। ओके, कि वो क्रोमोसोम में कहाँ पे प्रेजेंट है उसे हम लोकाई बोलते हैं। जिस जगह पे प्रेजेंट है उस जगह को हम लोकाई कहते हैं या लोकस कहते हैं। ओके, एंड दोज क्रोमोसोम which segregate and assort independently during meiosis। okay,
क्रोमोसोम जो है वो क्या होते हैं, असॉर्ट होते हैं, सेग्रीगेट हो जाते हैं ड्यूरिंग मियोसिस, ओके, या हम उसे गैमेट फॉर्मेशन के टाइम में भी बोल सकते हैं। ड्यूरिंग द गैमेट फॉर्मेशन द होमोलॉगस क्रोमोसोम्स आर सेग्रीगेट फ्रॉम ईच अदर एंड अगेन दे कंबाइन एट द टाइम ऑफ फर्टिलाइजेशन, ओके। फिर ड्यूरिंग द फ्यूजन ऑफ गैमेट्स, और गैमेट्स क्या हो जाते हैं, फ्यूज हो जाएंगे, मेल गैमेट और फीमेल गैमेट फ्यूज हो जाएंगे, उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, फर्टिलाइजेशन। सो वही क्रोमोसोम क्या हो जाएंगे, फ्यूज हो जाएंगे एट द टाइम ऑफ फर्टिलाइजेशन एंड दे फॉर्म द जाइगोट, वो क्या करेंगे, जाइगोट फॉर्म करेंगे। तो ये कहा था सुटोन एंड बोवरी ने कि जीन्स जो होंगे वो एक ही लोकाई पे प्रेजेंट होंगे क्रोमोसोम के, और जो क्रोमोसोम है, ओके, वो क्रोमोसोम के टाइम पे वो क्या हो जाएंगे, सेग्रीगेट हो जाएंगे, ओके, इंडिपेंडेंटली ड्यूरिंग meiosis एंड अगेन दे कंबाइन एट द टाइम ऑफ फर्टिलाइजेशन इन द जाइगोट। जाइगोट में फिर से वो क्या हो जाएंगे, जीन्स कंबाइन हो जाएंगे। सो कुछ की फीचर्स दिए थे, की फीचर्स है इस थ्योरी के, जो हम वन बाय वन देखेंगे। कि पहला की फीचर्स है द गैमेट्स sperm and egg carry all hereditary characters। पता है गैमेट्स जो है वो, गैमेट्स को हम क्या कहते हैं, वी कैन कॉल सेक्स सेल्स आल्सो, हम इसे रिप्रोडक्टिव सेल भी कहते हैं। तो सेल है तो इसमें न्यूक्लियस होगा, और न्यूक्लियस में जेनेटिक मटेरियल होगा। सो वो क्या करेंगे, जेनेटिक मटेरियल कैरी करेंगे, मतलब ही हेरिडिटरी कैरेक्टर्स, और उसी से क्या हो जाएंगे, कैरेक्टर्स आ जाएंगे। इसलिए हम क्या कहते हैं कि दे आर लिंक बिटवीन पेरेंट्स एंड ऑफस्प्रिंग। सो गैमेट्स क्या है, गैमेट्स आर दी लिंक, ओके, वो लिंक है पेरेंट्स एंड ऑफस्प्रिंग के बीच में। पेरेंट्स और ऑफस्प्रिंग के बीच में वो क्या है, एक लिंक है, क्योंकि पेरेंट्स के कैरेक्टर्स ही प्रोजेनी में आएंगे, प्रोजेनी में खुद के कैरेक्टर्स तो आएंगे नहीं, ओके। डीएनए कहाँ से आएगा उनके बॉडी में, वो तो उनके पेरेंट्स से ही आया है, और पेरेंट्स से क्या आया है, गैमेट्स आए थे, पेरेंट्स से क्या आया था, गैमेट्स आए थे। दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड एज द गैमेट्स आर द लिंक बिटवीन पेरेंट्स एंड ऑफस्प्रिंग। ये था पहला फीचर। दूसरा था कि द न्यूक्लियस ऑफ गैमेट्स कंटेन्स क्रोमोसोम which carry all hereditary characters। गैमेट्स में क्या है, न्यूक्लियस है, और उस न्यूक्लियस के अंदर क्या है, क्रोमोसोम्स है। सो गैमेट सेल है, सो इसमें न्यूक्लियस, और इस न्यूक्लियस में क्या है, ये क्रोमोसोम्स प्रेजेंट है, और उस क्रोमोसोम में क्या है, हेरिडिटरी कैरेक्टर्स जो कि कैरी करते हैं, ओके। सो न्यूक्लियस ऑफ द गैमेट्स कंटेन्स क्रोमोसोम। फिर उनका मानना था कि क्रोमोसोम्स आर फाउंड इन पेयर्स इन सोमैटिक और डिप्लॉइड सेल्स। जो डिप्लॉइड सेल होगी, जिसे हम 2n कहते हैं, उसमें क्रोमोसोम कैसे रहेंगे, इन पेयर, कैसे रहेंगे, इन पेयर। तो डिप्लॉइड सेल को हम सोमैटिक सेल्स भी कह सकते हैं, बॉडी सेल्स। तो उसमें क्रोमोसोम का नेचर कैसा रहेगा, डिप्लॉइड, 2n कंडीशन का रहेगा, ओके। ड्यूरिंग द गैमेट फॉर्मेशन, जब गैमेट फॉर्मेशन होगा, द क्रोमोसोम पेयर सेग्रीगेट और सेपरेट, मतलब ये 2n से क्या हो जाएंगे, n और n में सेग्रीगेट हो जाएंगे, ओके। सो दे आर सेग्रीगेट और सेपरेट इंडिपेंडेंटली एट मियोसिस। मियोसिस क्या है, एक सेल डिवीजन है, जिसे हम रिडक्शनल सेल डिवीजन भी कहते हैं। रिडक्शनल सेल डिवीजन, रिडक्शनल क्या रिड्यूस हो रहा है, तो क्रोमोसोम नंबर रिड्यूस हो रहे हैं। सो एक सेल में, फॉर एग्जांपल हम ह्यूमन का एग्जांपल ले लें, तो उसमें 46 क्रोमोसोम थे डिप्लॉइड सेल में, ओके। सो इसमें मियोसिस हो जाएगा, सो मियोसिस से 2 सेल बनेंगे, फर्स्ट मियोसिस से, तो उसमें क्या हो जाएगा, 23। तो क्रोमोसोम के नंबर क्या हो गए, रिड्यूस हो गए यहाँ पे, ओके। और फिर से इसमें मियोसिस 2 हो जाएगा। तो मियोसिस 2 जो होता है वो एज लाइक माइटोसिस होता है, मतलब इक्वेशनल। सो मियोसिस के कैसी डिवीजन है, रिडक्शनल फॉलोड बाय इक्वेशनल सेल डिवीजन। सो इसमें भी 23, इसमें भी 23। ऐसा नहीं कि पहले 23
में रिड्यूस हो जाएंगे और फिर वो 23 रिड्यूस हो जाएंगे, ओके, फिर हाफ ऑफ हो जाएंगे लाइक 11.5 11.5, ऐसा नहीं होगा, ओके। सो 23 मतलब नेक्स्ट इसमें बेसिकली क्या हो जाता है, देखिए यहाँ पे बहुत सिंपली हम बता देते हैं कि ये होमोलॉगस क्रोमोसोम है, तो मियोसिस 1 में ये सेपरेट हो जाएंगे, देखिए ये क्या हो जाएंगे, सेपरेट हो जाएंगे, तो ये एक सेल में चला गया और ये एक सेल में चला गया, सो ये हो गया मियोसिस 1 में। अब मियोसिस 2 हो जाएगा, सो जब ये मियोसिस 2 हो जाएगा तो ये क्रोमैटिड क्या हो जाएंगे, एनाफेज में सेपरेट हो जाएंगे। एनाफेज में क्या हो जाएंगे, ये क्रोमैटिड सेपरेट हो जाएंगे। मतलब ये अगर सेल हम हाईलाइट करें, सिर्फ इस सेल की बात करें हम, तो इस सेल में कैसे, इससे 2 सेल बनेंगे, ओके, जैसे कि एक ऐसी और एक ऐसी। सो क्रोमैटिड सेपरेट हो गए तो उससे 4 बने, तो क्रोमैटिड फिर से सिंथेसिस हो जाएगा, रिकॉइल हो जाएंगे और क्रोमोसोम बना देंगे, ओके। ये तो हमने पढ़ा है सेल डिवीजन के चैप्टर में, ठीक है। सो अब मियोसिस होने के बाद क्या फॉर्म हो गए, गैमेट, और उस हर एक गैमेट में अब क्या है, ओनली 1 क्रोमोसोम ऑफ द पेयर। जो पेयर के क्रोमोसोम, पेयर में क्रोमोसोम थे उसमें से सिर्फ एक क्रोमोसोम आ गया, सही बात है। मतलब अगर पहले 46 थे तो अब जो 4 सेल बने उसमें कितने थे, 23 23 23 23। Each gametes contains the 23, means half number of chromosome. Diploid से क्या बने, हैप्लॉइड, ओके। सो उसे रिप्रेजेंट करते हैं हम n से, सो n को हम क्या बोलते हैं, हैप्लॉइड सेट ऑफ क्रोमोसोम, डिप्लॉइड से हाफ, ओके। सो उन्होंने यही कहा था। सो जो क्रोमोसोम डिप्लॉइड कंडीशंस में होते हैं, सो अभी देखो माइटोसिस तो सोमैटिक सेल में होता है और मियोसिस जो होता है वो गैमेटिक जर्म सेल्स में होता है, ओके। तो जर्म सेल्स में भी पहले जो सेल्स रहती है, जैसे हम प्रीमोर्डियल जर्म सेल्स बोलते हैं, वो 2n कंडीशंस की रहती है, डिप्लॉइड ही रहती है, और फिर उसमें मियोसिस होके वो हैप्लॉइड गैमेट प्रोड्यूस कर देते हैं। अभी ये गैमेट्स प्रोड्यूस हो गए, मेल में मेल गैमेट प्रोड्यूस हो गए, फीमेल में फीमेल गैमेट प्रोड्यूस हो गए, सही बात है। तो मेल में बने स्पर्म, फीमेल में बने एग। देन ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन, जब फर्टिलाइजेशन होगा, द यूनियन ऑफ स्पर्म एंड एग, फ्यूजन, ओके, स्पर्म और एग का क्या हो जाएगा, यूनियन हो जाएगा। सो ये स्पर्म सेल है और ये एग सेल है, इनका क्या हो जाएगा, फ्यूजन हो जाएगा। सो इस ये स्पर्म न्यूक्लियस डोनेट करेगा एक सेल को, सो ये एग का न्यूक्लियस और ये स्पर्म का न्यूक्लियस, तो ये फ्यूज हो जाएंगे। और अब इसमें जो एन कंडीशन थी और इसमें जो एन कंडीशन थी, अब ये एक न्यू सेल फॉर्म हो गई जिसे हम कहेंगे जाइगोट, और ये क्या हो गई 2n, मतलब डिप्लॉइड। सो जो कंडीशन पहले थी इंडिविजुअल में 2n, सो वही कंडीशन क्या हो गई फिर बाद में रिस्टोर हो गई। सो फर्टिलाइजेशन के बाद क्या हो जाएगा, रिस्टोर द डिप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम, क्रोमोसोम का जो डिप्लॉइड नंबर है वो रिस्टोर हो जाएगा, ठीक है। तो फर्टिलाइजेशन भी बहुत जरूरी है टू रिस्टोर द डिप्लॉइड कंडीशन, डिप्लॉइड कंडीशन रिस्टोर करने के लिए, ठीक है। और फिर बाद में इस जाइगोट में एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट हो जाएंगे और उससे एम्ब्रियो बनेगा, एम्ब्रियो से फिटस बनेगा, फिटस से फिर बेबी, ओके, ये न्यू इंडिविजुअल फॉर्म हो जाएगा, ठीक है। सो थैंक यू वेरी मच, आज के लिए इतना ही था। बाद में हम नेक्स्ट लेक्चर में क्रोमोसोम के बारे में पढ़ेंगे, क्रोमोसोम स्ट्रक्चर के बारे में, ओके। सो फिर से मैं आपको कह रहा हूँ कि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब, ओके, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, ओके, और वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज लाइक जरूर कर दीजिए, ओके। सो थैंक यू वंस अगेन।